हेलो दोस्तों एंड कैसे हैं आप लोग। ये है हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस कवर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिश्ता है। देखिए, 4 मुख्य रिश्ता है, चारों को समझेंगे और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। 3 मार्क्स के लिए आता है या फिर 2 मार्क्स के लिए। पहला है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अब आपको एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन। आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, सुनिए। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। लेकिन प्लानिंग सक्सेस होगा कि नहीं होगा वो कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है। वो कैसे? तो कंट्रोलिंग ही वो स्टेप होता है जिसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं और फिर कुछ और स्टेप्स लेते हैं ताकि वो गलतियां ना हों। इन द सेम वे कंट्रोलिंग भी प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग के हेल्प से हम क्या पता करते हैं, हम ये पता करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स प्लान किया था वो हमको मिला कि नहीं मिला। अब अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग होगा ही नहीं, और कंट्रोलिंग नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। सेकेंड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज। तो ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों मिलके हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं मैम? चेंजेस से। अब देखिए, आपने प्लान बनाया, प्लान के अंदर आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिख दिए कि हमें ये करना है, ये करना है, लेकिन आप उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड है। पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स को तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब तो आप कर ही सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चेंजेस इन चॉइसेस ऑफ पीपल, चेंज इन फैशन। इन सब को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अब ये कंट्रोलिंग क्या करता है, ये इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को देखता है और फिर सोचता है कि कैसे हम हमारे बिजनेस के कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। थर्ड है प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। ये क्या है, सुनिए। अब प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखते हो ताकि आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पा सको। जबकि कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर ये देखा जाता है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा कंट्रोलिंग का एक और मुख्य काम है, वो क्या है कि वो देखता है कि सब कुछ उस तरह से हो रहा है कि नहीं जिस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, जिस हिसाब से हमारे गोल्स है। और अगर कोई गलतियां मिल रही है तो कंट्रोलिंग उन्हें सुधारने का काम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट प्लानिंग इज़ अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्लानिंग इज़ द फादर ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि प्लानिंग बाप है लेकिन कंट्रोलिंग उसका बेटा है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग पहले किया जाता है तो वही बाप होगा, कंट्रोलिंग लास्ट में होता है तो वो बेटा होगा। लेकिन बुक के हिसाब से देखें तो कंट्रोलिंग क्यों होता है, प्लानिंग की वजह से ही होता है। कंट्रोलिंग का मेन काम यही है, चेक करना कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं। कंट्रोलिंग होगा ही नहीं अगर प्लानिंग नहीं होगा तो, इसीलिए ऐसा कहा गया है इट इज़ द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। होप सो आपको वो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेजेस को, यानी कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस को। आपको एक बात एकदम से याद रखनी है, दिमाग में घुसा लीजिए कि स्टेजेस आपको ऑर्डर वाइज ही लिखना होता है। आप ऐसा मत करना एग्जाम में कि पहले ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस और स्टेजेस में आपको हमेशा सब कुछ ऑर्डर वाइज ही लिखना है।
तो यहाँ पर 5 स्टेजेस होते हैं, इन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जनरली बताऊं तो कंट्रोलिंग का सबसे पहला स्टेप है आपको अपना गोल सेट करना है। अब कंट्रोलिंग का प्रोसेस किससे शुरू होता है? स्टैंडर्ड के सेट करने से शुरू होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड्स? ये स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मतलब एफिशिएंसी को नापना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और एवेल्युएट करते हैं। किसका एक्चुअल परफॉर्मेंस, किसको कंपेयर करते हैं? तो देखिए, हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि जिस हिसाब से हमने गोल सेट किया है वो उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसे इवेलुएट करते हैं, देखते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काम उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं जिस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड सेट किया है। अब ये स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को आपको इस तरह से बनाना है कि सब लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल, कॉस्ट प्राइस, इनकम, कैपिटल। मैम ये क्या है? देखिए अगली लाइन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि 5th लाइन देखिए, 5th लाइन आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है टारगेट या फिर प्रोडक्शन टारगेट या फिर कॉस्ट टारगेट। यानी कि आप कैसे कैसे गोल्स बना सकते हो, कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स बना सकते हो। आप अपना कोई टारगेट बना सकते हो या फिर प्रोडक्शन करने का टारगेट बना सकते हो, कॉस्ट का टारगेट बना सकते हो। अब ये आपका स्टैंडर्ड यानी कि आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। मैम ये स्टैंडर्ड डिसाइड कौन करता है, ये गोल बनाता कौन है? तो सर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले बनाते हैं। अब इन लोगों ने बना तो दिया ये स्टैंडर्ड, अब ये एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स को इसके बारे में बता देते हैं और वो इसके हिसाब से काम करने लगते हैं। सेकंड जो अपना स्टेप आता है वो है गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, यानी कि खुद देख के या फिर ओरल रिपोर्ट से, किसी से बातचीत करके या फिर रिटर्न रिपोर्ट से, कहीं लिखा हुआ पढ़ा हुआ हो तो वहाँ से। थर्ड आता है मेजरिंग परफॉर्मेंस। थर्ड स्टेप क्या होता है, हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अगेन क्वेश्चन आता है, मैम किसके परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं? सर हम हमारे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि वो लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं जिस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड सेट किया है। अब फोर्थ स्टेप आता है कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद सेट स्टैंडर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ ने कितना काम कर लिया है और फिर उसे कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड के साथ। तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम फ्यूचर में अपने गोल्स अचीव करेंगे या नहीं। अब देखिए हमारा 5th स्टेप आता है करेक्टिव मेजर्स। आपने ऊपर देखा ना कि हमने एम्प्लॉयज़ के काम को कंपेयर किया किसके साथ, सेट करे स्टैंडर्ड्स के साथ। ओके मैम किया, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है तो भाई वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हो, आपके एम्प्लॉयज़ बहुत सुपर्ब है। बट अगर ठीक नहीं है यानी कि क्या है, डेविएशन है, और उन डेविएशन को सुधारने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 3 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों को देखते हैं। पहला है नो चेंज इन द कंडीशन। अब देखिए अगर डेविएशन बहुत छोटा है, नॉर्मल सा है, कोई बात नहीं, कोई स्टेप मत लो, चलेगा। सेकेंड है चेंज द कंडीशन टू रिमूव डेविएशन। अगर डेविएशन बहुत ही ज़्यादा है, सिंपल सी बात करो, पूरा कंडीशन ही बदल डालो और उसके बाद ठीक तरह से समझो डेविएशन को और उसे हटाने का ट्राई करो। थर्ड आता है चेंज द कंडीशन एंड इस्टेब्लिश फ्रेश स्टैंडर्ड्स। अब देखो अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा है और अब आप इस कंडीशन में आ गए हो कि आप अपने उस गोल को अचीव कर ही नहीं पाओगे, तो एक काम करो, नया गोल बनाओ यानी नया स्टैंडर्ड बनाओ। सो हे फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म। होप सो आपको चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आगे के लेक्चर्स को भी देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।